हमारा सौर मंडल 8 ग्रह एक सूरज उत्पत्ति हुई आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। इन 8 ग्रहों में से 4 गैस जायंट्स हैं और 4 रॉकी प्लैनेट्स। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक और ग्रह है जो है यमराज का घर। यहाँ इंसानों का रह पाना असंभव है। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की, द ड्वार्फ प्लैनेट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। दोस्तों, यमराज का घर, क्या यहाँ सच में यमराज रहते हैं? भाई ये तो पता नहीं, लेकिन इसे ऐसा क्यों कहते हैं ये हम बता सकते हैं। दोस्तों, हिंदी में जैसे हम मरकरी को बुध, वीनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में प्लूटो को यम कहा जाता है। और इसी प्रकार ये कहलाया यम से यमराज का घर, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी कोई इंसान नहीं रह सकता। और दूसरा कारण है कि प्लूटो को प्लूटो ये नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली एक 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था। बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसीलिए इसका नाम प्लूटो रखा गया। अब चाहे ये अंधेरे का देवता हो या यमराज का घर, हम इंसानों का यहाँ रह पाना तो असंभव ही है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा ग्रह एक बर्फ का गोला है। इस ग्रह के सबसे आखिरी में होने के कारण यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती। दोस्तों, इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 पृथ्वी सालों का वक्त लगता है। आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। दोस्तों, टोटल तो है 8 ग्रह और एक सूरज, लेकिन हमने तो अपने स्कूल के दिनों में 9 प्लैनेट्स पढ़े थे और 9th प्लैनेट था, आप सब जानते हैं, द प्लूटो, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और आखिरी प्लैनेट। तो दोस्तों, ये अब कहाँ गया, क्या हुआ इसके साथ, क्यों अब ये हमारा 9th प्लैनेट नहीं है, क्या इसको नष्ट कर दिया गया है या ये खुद ही नष्ट हो गया, या अभी भी प्लूटो अस्तित्व में है? आज आप इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ प्लूटो, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और आखिरी प्लैनेट। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने 20वीं जनरल असेंबली में प्लूटो को एक बौने प्लैनेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। तो दोस्तों, प्लैनेट्स को अगर अच्छी तरह से जानना होता है तो वहाँ भेजे जाते हैं स्पेसक्राफ्ट्स, और इसीलिए साल 1977 में वोयाजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। पहले वोयाजर 2 को और उसके कुछ दिनों बाद वोयाजर 1 को लॉन्च किया गया, और ये पहले स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को करीबी से देखने में मदद किया। फिर इनमें लगे कैमरास को बंद करने के बाद भी आज भी ये अपना सफर जारी रखे हुए हैं। लेकिन वोयाजर मिशंस में हमसे प्लूटो छूट गया था, हम प्लूटो को करीब से नहीं देख पाए थे। साल 1930 में अमेरिकन खगोलविद क्लाइड टॉम्बाक ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे चलकर हमारे सौर मंडल का 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। उस समय खगोलविद ये मानते थे कि प्लूटो आकार में मरकरी से भी बड़ा होगा, परंतु कई वैज्ञानिक इस बात पर राजी नहीं थे। प्लूटो सौरमंडल के बाकी प्लैनेट से बहुत अलग था। ये एक छोटा बर्फ का गोला था जिसकी सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट से काफी अलग है। लगभग सारे अन्य प्लैनेट्स जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। ये सूरज के चारों ओर लगभग 17 डिग्री के एंगल पर ऑर्बिट करता है और इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है। आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानी इस ग्रह का 24 घंटा लगभग 153 घंटे के बराबर होता है। लेकिन प्लूटो की खोज होने से पहले ही खगोलविदों ने इसकी तस्वीर ले ली थी, परंतु उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन लेवेरियर ने नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी। अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई चीज प्रभाव डाल रहा था, तो इसी के विश्लेषण में उन्होंने नेपच्यून की खोज कर दी थी। लेकिन नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को केवल नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। आखिर वो क्या था? खगोलविद इसकी खोज में लग गए। इसके बाद साल 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ पर्सिवल लॉवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, द सर्च ऑफ अ पॉसिबल 9th प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया प्लैनेट एक्स। साल 1915 में लॉवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी।
लेकिन उस समय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाई के कारण लॉवेल का ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स को खोजने का जिम्मा क्लाइड टॉम्बॉक को सौंपा गया। फिर 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को टॉम्बॉक ने आखिरकार प्लूटो की खोज कर ही ली। प्लूटो अपने खोज के बाद लोगों में काफी प्रसिद्ध हो गया और सौर मंडल का नया सदस्य 9th प्लैनेट बन गया। शुरुआत में प्लूटो के आकार तथा मास की जो भी गणना की गई थी वो धीरे धीरे गलत साबित हो रहा था। शुरुआत में खगोलविदों को लगा कि प्लूटो का मास हमारी धरती के मास के बराबर है, परंतु जैसे जैसे इस पर ज्यादा पढ़ाई की जाने लगी तब हमें पता चला कि इसका वास्तविक मास तो हमारी गणना से काफी कम था। साल 1978 में जब प्लूटो के मून सारोन की खोज की गई थी, हम पहली बार प्लूटो के वास्तविक मास को मापने में काबिल बने और हमें मालूम पड़ा कि इसका वास्तविक मास तो हमारे अर्थ के मास की तुलना में केवल 0.2% है और इसका आकार बहुत ही छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। इस वजह से लॉवेल के प्लैनेट एक्स की स्टडी से इसे हटा दिया गया। परंतु प्लूटो अब भी एक प्लैनेट था, लेकिन अब भी हमारे पास प्लूटो की क्लियर इमेजेस नहीं थी। खगोलविद काफी हद तक प्लूटो की बनावट की पढ़ाई करने में लग गए, लेकिन उसकी वास्तविक बनावट तथा जानकारियों के लिए हमें यहाँ धरती से 7.5 अरब किलोमीटर दूर ट्रैवल करके प्लूटो तक जाना था ताकि हम इसे करीब से देख सके। लेकिन प्लूटो तक जाना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए एकदम सटीक टाइमिंग, एंगल और स्पीड की जरूरत थी। इनमें से अगर एक भी गड़बड़ाया तो बस हम अपनी मंजिल को खो देंगे। इसके बाद सन 1977 में किए गए वोयाजर मिशंस में हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को करीबी से देखने और पढ़ने में मदद की, लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 नासा ने अपने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो अपने 9 साल 5 महीने के सफर के बाद यानी साल 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था। न्यू होराइजन बहुत ही खास तरीके से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट था और प्लूटो तक जल्दी पहुंचने के लिए उसने जुपिटर का सहारा लिया। जुपिटर के फ्लाईबाय ने इस स्पेसक्राफ्ट को एक ग्रेविटेशनल स्विंग स्वॉर्ड प्रोवाइड किया, जिससे इसकी गति 20% और तेज हो गई और 15 जनवरी 2015 को न्यू होराइजन आखिरकार अपनी मंजिल प्लूटो तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन प्लूटो न्यू होराइजन की आखिरी मंजिल नहीं थी, बल्कि इसे इसके बाद क्वीवर बेल्ट की तरफ भी जाना था। इस वजह से हमारे पास ज्यादा समय नहीं था प्लूटो की स्टडी के लिए, लेकिन फिर भी इतने कम समय में न्यू होराइजन ने हमें प्लूटो की कई सारी जानकारियां मुहैया कराई, जिससे हमें प्लूटो को और बेहतर जानने में मदद मिली। परंतु क्या आप जानते हैं, न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जो कि प्लूटो पर जाने वाली पहली स्पेसक्राफ्ट थी, इसके साथ प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बॉक की अस्थियां भी भेजी गई थी। जी हाँ, और ये किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। वो व्यक्ति जिन्होंने साल 1930 में प्लूटो की खोज की थी, उन्हीं का कुछ अंश साल 2015 में प्लूटो तक भेजा गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए जिन्होंने इन सब को मुमकिन बनाया था। लेकिन साल 2005 में जब एक और पिंड की खोज हुई थी जो प्लूटो से भी दूर था और प्लूटो से 27% ज्यादा मैसिव था, जिसका नाम रखा गया एरिस, जिसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लैनेट के डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर किया। और फिर 2006 के 26वें जर्नल असेंबली में इन्होंने किसी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए नए रूल्स लागू कर दिए, जो कि कुछ इस प्रकार थे। कोई भी पिंड एक प्लैनेट तभी कहलाएगा, पहला, वो सूरज का चक्कर लगाता हो, दूसरा, उसके पास इतना मास हो कि वो खुद को लगभग गोलाकार शेप में बनाए रख सके। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता है। लेकिन तीसरा, एक नया रूल था कि प्लैनेट को अपने नेबरहुड यानी प्लैनेट को अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे, यानी कि इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चक्कर लगाएं या फिर इससे टकराकर इससे जुड़ जाएं। यही वो तीसरा क्राइटेरिया है जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और इस वजह से इसे एक नए श्रेणी में डाल दिया गया। तब से प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। लेकिन प्लूटो हमारे सौर मंडल का एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है।
बल्कि ऐसे और 4 ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो प्लूटो को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है और ना ही हम इतने काबिल हैं कि हम किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। प्लूटो को केवल एक दूसरे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो ये थी प्लूटो की कहानी। प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित करने के बाद हम साल 2015 में इसे करीब से देख पाए थे, लेकिन न्यू होराइजन का सफर खत्म नहीं हुआ है। क्लाइड टॉम्बाक के अंश न्यू होराइजन के साथ साथ दूर कहीं अंतरिक्ष में आज भी सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। होप कि इस वीडियो से आपको प्लूटो के बारे में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने हमारे चैनल जानते हैं को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं और आप उनका जवाब जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिए। हम उन सवालों का जवाब आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।